हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम सरकारी घाटे यानी गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे इस टॉपिक से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारे यहाँ से सूत्र पूछे जाते हैं और दूसरा यहाँ से हमारे करंट डेटा पूछे जाते हैं। तो हम दोनों तरीके से आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो इस टॉपिक से संबंधित, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं सरकारी घाटा। तो सरकारी घाटा क्या होता है? जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च कर देती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सरकारी घाटा कहते हैं। अब सरकारी घाटे की माप को किस आधार पर करते हैं? तो सरकारी घाटे को हम 5 प्रकार से मापते हैं मुख्य रूप से। एक तो है राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा। इन सभी के बारे में आगे हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है? राजस्व घाटा। क्या आता है? राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो राजस्व घाटा क्या होता है? यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को दर्शाता है। क्या है? राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य। इसका सूत्र क्या है? राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। तो ये हमारा राजस्व घाटे का सूत्र है। अब देखिए, इस स्थिति में सरकार को न केवल निवेश बल्कि उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। हमारे राजस्व घाटा में क्या दर्शाता है कि सरकार को उपभोग करने के लिए भी उधार लेने की आवश्यकता होती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि विकासीय गति इससे धीमी पड़ती है और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी इस राजस्व घाटा न्यूनतम होना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। हमने राजस्व घाटा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या होता है? संघीय बजट 2011-12 द्वारा पहली बार इसका प्रयोग किया गया। प्रभावी राजस्व घाटे का पहली बार कब प्रयोग किया गया? 2011-12 में। अब ये होता क्या है? राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देता है। यह राजस्व घाटे में अनुदान शामिल होते हैं, जबकि प्रभावी राजस्व घाटे में क्या होता है कि इन अनुदानों को घटा दिया जाता है। अब देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे का सूत्र क्या है? राजस्व घाटे में से किनको घटाया जाता है? पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधित अनुदान। पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधित अनुदान किन्हें दिया जाता है? राज्य सरकारों को। इन्हें प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए घटा दिया जाता है। और पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधित अनुदान के लिए उदाहरण जैसे क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब हम देखते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? यह सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जिसमें से क्या किया जाता है? ऋण ग्रहण को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, इसमें सरकार का कुल व्यय तो पूरा ले लिया जाता है, जबकि कुल प्राप्तियों में से क्या किया जाता है? ऋण ग्रहण को छोड़ दिया जाता है। तो हम एक बार सरकार की कुल प्राप्तियों को समझ लेते हैं। तो सरकार की कुल प्राप्तियों में क्या होती है? राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है। अब पूंजीगत प्राप्तियों के दो भाग होते हैं। एक तो क्या है? ऋणों की वसूली व अन्य वसूलियाँ, यानी सरकार ने जो भी ऋण दिए हैं उनकी वापस वसूली करती है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। और दूसरा है बाजार ऋण तथा अन्य देयता, यानी सरकार बाजार से ऋण लेती है या इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? निवल उधारियाँ या और सरकारी दायित्व। तो ये सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ एक और ये दोनों क्या है? सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। तो सरकार की कुल प्राप्तियों के 3 भाग हो गए। एक तो है ये राजस्व प्राप्तियाँ, एक है ऋणों की वसूली और दूसरी है बाजार ऋण तथा अन्य देयता। इसमें सरकार ऋणों की वसूली कर रही है और इसमें सरकार ऋण ग्रहण कर रही है। तो अब देखिए, कुल प्राप्तियों में जो हमारा राजकोषीय घाटा है, इसमें से एक और ये दो, इन दोनों को कुल व्यय में से घटाया जाता है, जबकि इसको छोड़ दिया जाता है, इसको नहीं घटाया जाता है। तो देखिए, हमारा पहला सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटे का पहला सूत्र कुल व्यय माइनस क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ। ये राजस्व प्राप्तियाँ घटाई जाती है। दूसरा क्या घटाया जाता है? ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियाँ। तो दूसरा क्या घटाया जाता है? ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियाँ। तो ये हमारा
राजकोषीय घाटे का पहला सूत्र हो गया। अब हम दूसरा सूत्र समझते हैं। कुल व्यय, तो ये ऊपर वाला यही है। अब दूसरा क्या है, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां ले ली, दोनों ले ली, मतलब सरकार की कुल प्राप्तियां ले ली, जबकि इसमें से इसको छोड़ना पड़ता है। अब कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां और कुल पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ले लिए, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर वापस क्या किया गया, माइनस किया गया। तो यहाँ पर क्या माइनस किया गया, निवल उधारियाँ। ये निवल उधारियाँ ये, ठीक है। तो आपको दूसरा सूत्र भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा तीसरा सूत्र क्या है, कुल व्यय माइनस कुल आय। अब देखिए, ये हमारे इस दूसरे सूत्र से ही निकला है। कुल व्यय ये वो का वो लिख दिया, माइनस क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, कुल प्राप्तियाँ या कुल आय बनते हैं। अब देखिए, ये दोनों कोष्टक में है, कोष्टक में और कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएंगे। और अब क्या बच रहा है, निवल उधारियाँ। तो निवल उधारियाँ किस में है, माइनस में है। यहाँ पर माइनस है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो इससे हमारा ये तीसरा सूत्र आ गया, कुल व्यय माइनस कुल आय और प्लस क्या हो गया, निवल उधारियाँ। अब देखिए, इसी तीसरे सूत्र से हमारा चौथा सूत्र बना है, कुल व्यय माइनस कुल आय। कुल व्यय और कुल आय को घटाने पर क्या बनता है, बजट घाटा। और ये प्लस निवल उधारियाँ वैसे की वैसे लिख दिया। अब देखिए, हमने राजकोषीय घाटे का जो चौथा सूत्र था, ये हमने अगले पेज पर वापस लिख लिया। राजकोषीय घाटा क्या है, बजट घाटा प्लस निवल उधारियाँ। तो इसमें क्या लिखा, बजट घाटा प्लस निवल उधारियों को इसके अन्य नाम बाजार ऋण तथा अन्य देयता लिखा है। तो हम इससे आगे समझते हैं कि देखिए, यदि बजटीय घाटा क्या है, जीरो। अगर ये बजट घाटा क्या हो गया, जीरो है, ये जीरो हो गया, तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होगा, बाजार ऋण तथा अन्य देयता के बराबर। तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होगा, बाजार ऋण तथा अन्य देयता के बराबर। अब देखिए, अगर बाजार ऋण तथा अन्य देयता क्या है, जीरो, बाजार ऋण तथा अन्य देयता क्या है, जीरो, तो क्या बराबर होगा, बजट घाटा और राजकोषीय घाटा एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, वह शेष जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है, उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो इसमें राजकोषीय घाटे में से क्या घटाया जाता है, ब्याज अदायगी। क्या घटाया जाता है, ब्याज अदायगी। तो देखिए, प्राथमिक घाटे का सूत्र क्या है, राजकोषीय घाटे में से क्या घटाना है, ब्याज भुगतान या ब्याज अदायगी। अब इसका दूसरा सूत्र क्या है, बजट घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयताएं। क्या है, बजट घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयताएं। अब देखिए, ये क्या है, ये राजकोषीय घाटे के बराबर है। राजकोषीय घाटे के बराबर क्या है, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं। ये यहाँ से लिया हमने, ये सूत्र देखिए कि राजकोषीय घाटा किसके बराबर है, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं। वही हमने यहाँ लिया, राजकोषीय घाटे की जगह ये ले लिया हमने। और यहाँ पर ब्याज भुगतान वापस माइनस करना, यहाँ पर माइनस, ये ध्यान रखना, गलती से प्लस हो गया है, तो यह ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब देखिए, लक्ष्य क्या है इसका, इसके माप के वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना। अब देखते हैं हम बजट घाटा। तो बजट घाटा क्या होता है, सरकार की कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाया जाता है। तो ये हमारा पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है, राजकोषीय बजट घाटे का, राजकोषीय घाटा माइनस ऋण तथा अन्य देयताएं। तो ये हमने कहाँ से निकाला, हमने हमारा जो सूत्र था पहले हमने पढ़ा, ये वाला सूत्र हमने इस सूत्र से निकाला कि बजट घाटा कैसे आएगा, तो राजकोषीय घाटे में से बाजार ऋण तथा अन्य देयताओं को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, बजट घाटा क्या होगा कि राजकोषीय घाटे में से बाजार ऋण तथा अन्य देयताओं को घटाने पर क्या आता है, बजट घाटा। यह हमारा बजट घाटे के दोनों सूत्र हुए पूरे। अब हम हमारे यहाँ पर जो हमारा बजट प्रस्तुत किया गया था 2021-22 का, तो उस टाइम पर हमारे जो कुछ आंकड़े थे, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, तो इसके बारे में ये कुछ आंकड़े हैं।
जो अब हमारे करंट से संबंधित है तो ये देख लेते हैं हम। तो हमारा अब देखिए जो हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया 20-21 का, इसमें हमारा देखिए ये जो पूरी लाइन है ये तो हमारे 2020-21 जो पिछले साल के बजट वाली पूरी लाइन वैसे की वैसे ले ली है। लेकिन ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों जो वर्तमान जो बजट है इसमें नई चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि जब कोई बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें लगातार 3 वर्षों के डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और एक वर्तमान वर्ष के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और आने वाले वर्ष के अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। ये तीनों आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए राजस्व घाटा क्या है, 2019-20 का वास्तविक आंकड़ा क्या था 3.3% और पिछले वर्ष के बजट में 2.7% का अनुमान था। जो संशोधित अनुमान क्या था 7.5%, जो काफ़ी ज़्यादा है। और अगले वर्ष 20 यहाँ पर 21-22 है तो 21-22 के लिए क्या रहेगा 5.1%। वैसे ये आंकड़े आपको सीधे दिख रहे हैं, आप यहाँ से पूरे पढ़ लेना, राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा सारा पढ़ लेना। तो यहाँ से पूरी संभावना या तो एक यहाँ से प्रश्न बनेगा या फिर जो भी हमने ये सूत्र पढ़े यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है हमारी पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त में। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।